नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका जो जुवेनियल जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा 2026 है, उसके रिगार्डिंग ये क्लासेस चल रही है, जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से आपका जीएसटी रिटर्न के रिगार्डिंग पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, यानी सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका शॉर्ट विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसका विस्तृत विज्ञापन जुलाई माह में जारी कर दिया जाएगा और उसी समय आपके आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। और जहां तक एग्जाम का आयोजन के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका 2026 अक्टूबर 26 में प्रस्तावित है। अब विज्ञापन आने के बाद में एग्जैक्ट डेट का पता लग पाएगा कि अक्टूबर लास्ट है, स्टार्ट नवंबर है या स्टार्ट अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट होती है। तो विज्ञापन होने के बाद में पता लग पाएगा। तो आप लोग आज से ही अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखना है। यानी जिससे अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन होगा जो अभी से तैयारी करेगा, यानी पहले से तैयारी कर रहा है और एग्जाम विज्ञापन आने के बाद में अगर कोई तैयारी की सोचेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत जबरदस्त है, सिलेबस बहुत हार्ड है। तो जीत उसी व्यक्ति की होती है जो पहले से तैयारी करता है, रेस में आगे रहता है। तो इसके रिगार्डिंग यानी आज तो इसी वीडियो में तो अभी तो इस जीएसटी रिटर्न के बारे में बात करेंगे जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, और शाम को मैं आज आपको जो आगामी जूनियर अकाउंटेंट की स्ट्रेटजी है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, एमसीक्यूज किस प्रकार सोल्यूशन करने हैं, एक्सेट्रा जो भी है पार्ट ए पार्ट बी के रिगार्डिंग आपको गाइड करूंगा। तो आप लोग अगर उस गाइड को फॉलो करेंगे तो आपका चयन इस भर्ती परीक्षा में 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। चैप्टर आपका जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, यानी कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जो कंप्लीट नहीं हुआ था, आज इस वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। जीएसटी रिटर्न्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपका पेज नंबर 25 तक कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में, तो उसको नहीं देखेंगे। यहाँ आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, अंतिम विवरणी देख चुके थे, और समेशन योजना में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी किस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है वो देख चुके थे, और स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा विवरणी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा विवरणी किस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है, यानी रिटर्न बाय पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्सेज। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 51 के तहत स्रोत पर कर की कटौती करता है उसे फॉर्म जीएसटीआर 7 में इलेक्ट्रॉनिकली रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से सीधे है आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से महीने की समाप्ति के 10 दिन के भीतर, यानी जैसे महीना समाप्त होता है 10 दिन के भीतर उसको जीएसटी भरना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका स्रोत पर कर संग्रह करने वाले व्यक्ति द्वारा विवरणी, यानी पहले तो टीडीएस था, अब एक टीडीएस कलेक्टेड है, यानी रिटर्न बाय पर्सन कलेक्टेड टैक्स एट सोर्सेज है। तो प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 52 के तहत स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए दायी है उसे फॉर्म जीएसटीआर 8 में, यानी टीडीएस तो जीएसटीआर 7 था और आपका जो कलेक्शन टैक्स सोर्सेज है वो फॉर्म जीएसटीआर 8 में, किसमें ये ध्यान रखना है, फॉर्म और सेक्शन विशेष इंपॉर्टेंट है और इनके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फॉर्म जीएसटीआर 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से सीधे है आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से अगले माह के 10 दिनों के भीतर, यानी 1 से लेकर 10 दिनों के भीतर यहाँ पे जीएसटी भरना अनिवार्य होता है, यानी जीएसटी रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। फिर इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी, जो भी रिटर्न बाय इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर है उनके द्वारा किस प्रकार से रिटर्न भरी जाती है। प्रत्येक कर योग्य इनपुट सेवा वितरक यानी फॉर्म जीएसटीआर 6A में किसमें भरता है, ये फॉर्म ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना इसका। फॉर्म जीएसटीआर 6A में उल्लेखित विवरणी के आधार पर तथा यदि अपेक्षित हो तो उसमें जोड़कर सुधार कर अथवा हटाकर फॉर्म जीएसटीआर 6 किसमें, फॉर्म जीएसटीआर 6 में एक मासिक विवरण उस महीने की समाप्ति के 31वें दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर निवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा विवरणी, जो भी नॉन रेजिडेंशियल पर्सन होता है उसके द्वारा जीएसटी के रिगार्डिंग किस प्रकार से विवरणी प्रस्तुत की जाती है वो देखते हैं। तो प्रत्येक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके भाग के लिए फॉर्म जीएसटीआर 5 में एक विवरणी, फॉर्म नंबर कौन सा है, जीएसटीआर 5 में जो भी नॉन रेजिडेंशियल पर्सन होता है उनके द्वारा जीएसटी रिटर्न किस प्रकार से भरी जाती है, तो वो भरी जाती है आपकी फॉर्म जीएसटीआर 5 में एक विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अथवा आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। नेक्स्ट इसमें इस विवरणी में आवक एवं जावक पूर्तियों का विवरण सम्मिलित होगा तथा वह व्यक्ति कर, ब्याज, अर्थदंड, फीस तथा इस अधिनियम के तहत देय अन्य किसी राशि का भुगतान करेगा।
यह विवरणी कैलेंडर माह की समाप्ति के अब यह विवरणी कब प्रस्तुत होगी, यानी कैलेंडर माह की समाप्ति के 20 दिन के भीतर अथवा पंजीकरण की वैधता अवधि के अंतिम दिन के 7 दिनों के भीतर जो भी पहले हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये प्रोविजन ध्यान रखना है कि किस स्थिति में जीएसटी रिटर्न कब भरी जाएगी, ठीक है, किस फॉर्म में भरी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन सूचना और सेवाएं देने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी, यानी रिटर्न बाय पर्सन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस का उपयोग या पुनः प्राप्ति सेवाएं एंड डाटाबेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज प्रदान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति कैलेंडर माह या उसके भाग के अगले माह की कैलेंडर माह या उसके भाग के अगले माह की 20 तारीख को या उसके पूर्व GSTR 5M में विवरणी फाइल करेगा। किसमें करेगा? GSTR 5M में विवरणी प्रस्तुत करेगा। यानी ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन वन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम ए पैलेस आउटसाइड इंडिया टू a person in India shall file a return in form GSTR 5A on or before the 20th day of the month succeeding the calendar month of part thereof। नेक्स्ट आपका विवरणी की समय सीमा को बढ़ाना एंड जो भी जीएसटी रिटर्न उसकी समय सीमा को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। जो भी ऑथराइज पर्सन होता है वही इसको बढ़ा सकता है। तो एक्सटेंशन टाइम लिमिट है। आयुक्त जो भी कमिश्नर होता है संबंधित क्षेत्र का, आयुक्त कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा को किसी भी पंजीकृत व्यक्ति के लिए अधिसूचना जारी करके बढ़ा सकता है। किसी भी राज्य अथवा संघीय क्षेत्र के आयुक्त द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के लिए यह माना जाएगा कि आयुक्त द्वारा यह सीमा बढ़ाई गई है। जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से वो सीमा को बढ़ा सकता है, यानी टाइम को बढ़ा सकता है। अब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न यानी विवरणी में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। तो यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने के बाद भूल अथवा अशुद्धि का पता चलता है तो वह भूल या अशुद्धि को उस माह या तिमाही जिसके दौरान ऐसी भूल या अशुद्धि ध्यान में आई है का विवरण प्रस्तुत करते समय उस विवरण में सुधार करेगा। इस संबंध में वह इस अधिनियम के तहत देय ब्याज का भी भुगतान करेगा। जो भी सुधार करना है वो जो भी अशुद्धि हुई है उस माह या तिमाही जिसके दौरान ऐसी भूल अशुद्धि हुई है का विवरण प्रस्तुत करते समय उचित विवरण में सुधार करेगा और जो भी ब्याज बन रहा है वो ब्याज भी भुगतान करेगा। परंतु ऐसी भूल अथवा अशुद्धियां अधिकारियों द्वारा सुविधा अंकेक्षण निरीक्षण अथवा प्रवर्तन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ज्ञात हुई हो तो उन्हें नहीं सुधारा जा सकता है। यानी किस प्रकार से सुविधा हो, अंकेक्षण निरीक्षण अथवा उन एनफोर्समेंट में किसी प्रकार परिणाम स्वरूप अगर ज्ञात होती है तो उनका रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी भूल अथवा अशुद्धियों को किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितंबर माह या द्वितीय तिमाही के लिए दी जाने वाली विवरणी की प्रस्तुत करने की नियत तिथि अथवा संबंधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि या दोनों में से जो भी पहले हो उसके बाद सुधार की अनुमति नहीं यहाँ पे नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है इनपुट कर जमा का दावा तथा उसकी अस्थायी स्वीकृति धारा 41 यानी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजंस एक्सेप्टेंस। तो प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जो निर्धारित की जाए अपनी विवरणी में स्व निर्धारण के आधार पर उपयुक्त इनपुट कर जमा लेने का अधिकारी होगा और ऐसी राशि अस्थायी आधार पर उसके इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता बही में जमा की जाएगी। उपयुक्त जमा की गई राशि का उपयोग केवल विवरणी के आधार पर स्वनिर्धारित आउटपुट कर के भुगतान में किया जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट कर जमा का मिलान यानी रिकंसिलेशन किस प्रकार से होगा। तो इनपुट कर जमा का मिलान, परिवर्तन और वापस लेना यानी मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ ITC सेक्शन बता रखा है यहाँ पे 42 सेक्शन 42 में बता रखा है। फर्स्ट तो है GSTR फर्स्ट का GSTR 2 से मिलान यानी मैचिंग ऑफ GSTR 2 विद GSTR फर्स्ट। तो किसी पंजीकृत व्यक्ति अर्थात प्राप्तकर्ता द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो निर्धारित की जाए दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के विवरण। अब इसमें क्या क्या आएगा, संबंधित निर्धारित व्यक्ति अर्थात पूर्तिकर्ता द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्व की कर अवधि के लिए उसकी भेद के विवरणों में दी गई आवक पूर्ति के संबंधित विवरणों के साथ, इसके अलावा उसके द्वारा आयोजित माल के संबंध में देय एकीकृत माल और सेवा कर के साथ इनपुट कर जमा के दावों की प्रतिलिपियों से मिलान किया जाएगा। सेकंड है विवरणों का मिलान होने पर पुष्टि, कंफर्मेशन ऑफ डिटेल्स मैच्ड, यानी उस आवक पूर्ति जो संबंधित आवक पूर्ति के विवरणों के साथ आयातित माल के संबंध में देय एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है के संबंध में बीजकों या नाम पत्रों के संबंध में इनपुट कर जमा का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तकर्ता को ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए भेजी जाएगी। इसके अलावा किसी भी कर अवधि के संबंध में इनपुट कर जमा की अंतिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से फॉर्म GSTR, अभी कौन सा फॉर्म होगा यहाँ पे GST MIS 1 में ऐसा दावा करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है यदि आवक पूर्ति के संबंध में
यानी इनपुट सप्लाई, यदि आवक पूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा दावा की गई इनपुट कर जमा की राशि उस पूर्ति अथवा जावक पूर्ति पर घोषित किए गए कर की राशि से अधिक है, अतः पूर्तिकर्ता ने अपनी वेद विवरणी में जावक पूर्तियों को घोषित नहीं किया है, तो इस विसंगति को प्राप्तकर्ता को जिसने दावा किया है फॉर्म जीएसटी एमआईएस फर्स्ट में तथा पूर्तिकर्ता को फॉर्म जीएसटी एमआईएस सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सामान्य पोर्टल पर जिस महीने में मिलान किया गया था उस महीने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर है आवक के पूर्तियों के विवरण में इनपुट कर जमा के दोहरे दावों को पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी एमआईएस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सामान्य पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फिर है पूर्तिकर्ता जिसे कोई विसंगति उपलब्ध कराई गई है जावक पूर्तियों को उस महीने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में जिस महीने में विसंगति उपलब्ध कराई गई है उपयुक्त सुधार कर सकता है। इसके अलावा जो भी प्राप्त करता है रिस्पोंडेंट है जिसे कोई विसंगति उपलब्ध कराई गई है आवक पूर्तियों के उस महीने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में जिस महीने में विसंगति उपलब्ध कराई गई है उपयुक्त सुधार कर सकता है। और फिर नेक्स्ट आपका यदि धारा 42(3) के तहत सूचित की गई विसंगति या जो भी रेक्टिफिकेशन करना है कि राशि को पूर्तिकर्ता द्वारा अपनी वेद विवरणी में नहीं सुधारा गया है, तो विसंगति की राशि को प्राप्त करता गया उस महीने के बाद वाली विवरणी में जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई गई थी जो अगले माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर 3 में प्रस्तुत करेगा और उसको जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोविजन इसमें प्राप्त करता है अपने आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम को गठाने का हकदार होगा यदि पूर्तिकर्ता धारा 39(9) में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी वेद विवरणी में बीजक या नामपत्रों के विवरणों को घोषित करता है। नेक्स्ट प्रोविजन इसमें आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्त करता है कि आउटपुट कर दायित्व में उस माह की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर 24% की दर से किसमें है जो रिस्पोंडेंट है वो प्राप्त करता है 24% की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यानी उसको 24% ब्याज देना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आपको रेट ध्यान रखनी है। फिर आउटपुट कर दायित्व में कमी का मिलान परिवर्तन और पूरा दावा करना। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट देख चुके हैं, अब देखते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देखते हैं किस प्रकार से मैचिंग की जाती है, किस प्रकार से दावा किया जाता है। यानी किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी कर अवधि में जावक पूर्ति के लिए प्रस्तुत जमा पत्र के विवरणों का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए अगर लिखित के लिए मिलान किया जाएगा। स्पष्ट होगा संबंधित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर जमा में संबंधित कटौती दावे के लिए उस करावधि या अगली करावधि के लिए उसकी वेद विवरणी में और आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों का दोहरा होगा। नेक्स्ट है पूर्तिकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा जो प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर जमा संबंधित दावे में कमी का मिलान करता है वो अंत में स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा और उसकी सूचना ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए पूर्तिकर्ता को दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोविजन करेगा वह रकम जिसके संबंध में किसी अंतर की सूचना दी गई है और जिसको प्राप्तकर्ता द्वारा उस माह की विवरणी जिसमें उस अंतर की सूचना दी गई है कि वेद विवरणी में ठीक नहीं किया गया है वो पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस माह के अगले माह में जिसमें अंतर की सूचना दी गई है कि विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा तो निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोविजन है एंड ये प्रोविजन जहाँ आवश्यकता होगी वहीं समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न नहीं आएगा। इसमें पूर्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व को घटाने का हकदार होगा और यदि प्राप्तकर्ता ने जमा पत्र का पूरा विवरण नियत समय में अपनी विवरणी में घोषित किया है। इसके अलावा आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकर्ता के उस माह की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है। ऐसा पूर्तिकर्ता इस प्रकार की जोड़ी गई रकम में, अब ध्यान रखना ब्याज कितना परसेंटेज है, ऊपर देख चुके हैं, ऊपर भी 24% था, इसमें 24% है, 24% की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा। ठीक है, कौन होगा? सप्लायर। फिर निवेश कर जमा प्राप्त करने के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यानी निवेश कर जमा प्राप्त करने के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है धारा 43 में बताई गई। कौन सी सेक्शन है? धारा 43 है। प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। धारा 16(2), 37 में 38 में कोई भी प्रावधान होने पर भी एक पंजीकृत व्यक्ति धारा 39 में प्रस्तुत कर विवरणी की जांच कर सकेगा, वैधता प्रमाणित करेगा और सुधार करेगा, इन कोई भी अंश से घटा सकता है। ये राइट्स दे रखे हैं इन धाराओं में। फिर नेक्स्ट धारा आपकी धारा 41, 42, 43 में कोई भी प्रावधान होने पर भी प्राप्तकर्ता के लिए निवेश कर जमा प्राप्त करने एवं उसकी वैधता प्रमाणित करने की प्रक्रिया वह होगी जो इस संबंध में निर्धारित की जाए। इसके अलावा प्राप्तकर्ता को निवेश कर जमा मिल सके इसके लिए पूर्तिकर्ता द्वारा सामान्य पोर्टल पर जावक पूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी जो इस संबंध में निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा यदि उपरोक्त उपधारा 3 में किसी जावक पूर्ति का उल्लेख न किया जाए तो इसके संबंध में कर निवेश जमा प्राप्त करने की प्रक्रिया वह होगी जो इस संबंध में निर्धारित की जाए। इसमें यह भी निर्धारित किया जाएगा कि कितनी अधिकतम निवेश कर जमा प्रदान की जा सकती है। यह अधिकतम सीमा पूर्तिकर्ता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के आधार पर उपलब्ध निवेश कर जमा के 20% पर कितना है? निवेश कर जमा के 20% से अधिक नहीं होगी। ये जो लिमिट देखिए 20% मैक्स टू मैक्स हो सकती है।
फिर जावक पूर्ति में जो कर दिखाया गया है और जिसके लिए धारा 43 ए क्लॉज 3 के अनुसार पूर्तिकर्ता ने विवरण भी प्रस्तुत किया है, उसके लिए यह नाम माना जाएगा कि यह उसके लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देकर है। नेक्स्ट प्रोविजन है इसमें, उस जावक पूर्ति के लिए जिसका विवरण धारा 43A3 अथवा 43A4 के अकॉर्डिंग दिया गया है, परंतु जिसकी कर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, पर कर चुकाने के लिए प्राप्त की गई निवेश कर जमा के लिए पूर्तिकर्ता पूर्ति का प्राप्त करता है संयुक्त रूप से अलग अलग रूप से जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट प्रोविजन इसमें धारा 43A6 के उद्देश्य से कर वसूल करने हेतु गलत प्रकार से प्राप्त की गई निवेश कर जमा की वसूली हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा और इसमें यानी और इसमें 1000 से कम करके मामलों के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट है जावक पूर्ति के लिए प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय एवं कर भूमि की सीमा के संबंध में आवश्यक विवरण पंजीकृत व्यक्ति प्रदान करेगा। पंजीकरण समय में यदि किसी ने कर के भुगतान में विलंब किया है और यह विलंब 2 माह से अधिक का है तो विलंब की राशि देय होने की स्थिति में। नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर। अब आप सोच रहे हैं थ्योरेटिकल इसमें आप समझा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल इसमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते और आपके जो डाउट्स वो क्लियर होंगे। मैंने जीएसटी के रिगार्डिंग एमसीक्यू सीरीज बना रखी है, मैं ग्रुप में उसको सेंड कर चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे उसको देखना। तो 400-500 एमसीक्यू सीरीज है, तो वो आपके डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे है ना, उसका सोल्यूशन करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर धारा 48 गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। माल एवं सेवा कर जीएसटी प्रैक्टिशनर के अनुमोदन की रीति, पात्रता की शर्तें, कर्तव्य दायित्व हटने की रीति, अन्य शर्तें जो उनके कार्य के अनुरूप होगी जो इस संबंध में निर्धारित की जाएगी। यानी कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर को धारा 37, धारा 44, धारा 45 के तहत विवरणी को ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाए प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। इसके अलावा इस धारा की उपधारा 2 में चाहे कुछ भी वर्णित हो, माल एवं सेवा कर जीएसटी प्रैक्टिशनर द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य विवरणों के सही होने का उत्तरदायित्व उस पंजीकृत व्यक्ति का होगा जिसके संदर्भ में ऐसी विवरणी और विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो नेक्स्ट आपका माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर कैसे बने, हाउ टू बी ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। ऐसा व्यक्ति जो माल एवं सेवा कर जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकृत होने का इच्छुक है, वह अपना नामांकन या तो प्रत्यक्ष रूप से आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीसी, अब यानी जो जीएसटी प्रैक्टिशनर किस प्रकार से बनता है, यानी फॉर्म जीएसटी PCT1, ये ध्यान रखना, जीएसटी PCT 01 में आवेदन कर सकेगा, ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने हेतु। अब उसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो, दिवाला घोषित नहीं किया गया हो, किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो। नेक्स्ट माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर बनने के लिए योग्यता देखते हैं, तो वह व्यक्ति माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर बन सकता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, यानी वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग या केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड राजस्व विभाग भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी है जो सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि समूह बी यानी बी ग्रुप की नौकरी होनी चाहिए, राजपत्रित अधिकारी की रैंक से उच्चतर रैंक के पद पर कार्य कर चुका, उसको जीएसटी प्रैक्टिशनर बनाया जा सकता है। इसके अलावा उसे 5 वर्ष के अधिक अवधि के लिए विद्यमान कानून के तहत विक्रय कर सलाहकार या कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में नामांकित किया गया है, या उसने स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो उस समयावधि में किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य विधि बैंकिंग उच्चतर अंकेक्षण को शामिल करते हुए या व्यवसायिक प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री रखता है, वो प्रैक्टिशनर बन सकता है। इसके अलावा किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा जो उपवाक्यांश पश्चिम उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समतुल्य उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा इस प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसने निम्नलिखित परीक्षा में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की अंतिम परीक्षा या लागत लेखाकार या कंपनी सचिव संस्थान की अंतिम परीक्षा, तो वो व्यक्ति एक तरीके से जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, ठीक है। तो प्रोविजन देख चुके हैं, इसमें कौन कौन क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी। आवंटन अथवा स्वीकृति अलॉटमेंट और रिजेक्शन किस प्रकार से होगा, तो आवेदन की प्राप्ति जो आवेदन जीएसटी प्रैक्टिशनर द्वारा बनने के लिए लगाए जाते हैं उसका अलॉटमेंट या स्वीकृति किस प्रकार से की जाएगी, यानी किनको स्वीकृत किया जाएगा और किनको अस्वीकार किया जाएगा। तो आवेदन की प्राप्ति पर इस नियमित प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात या तो आवेदक को माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकित करेगा और फॉर्म जीएसटी PCT 02 किसमें फॉर्म जीएसटी PCT 02 में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा यदि वह पाया जाता है कि आवेदक माल एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकित किए जाने के लिए योग्य नहीं है तो उसको आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा, ठीक है। किसमें फॉर्म जीएसटी PCT 01 में तो आवेदन होता है, PCT 2 में यहाँ पे रिजेक्शन लेटर आ जाएगा। वैधता वैलिडिटी के बारे में बात करें तो धारा 48 के तहत उपरोक्त नियमों के तहत किया गया नामांकन उसके रद्द किए जाने तक वैध होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करना एंड पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें यहाँ पे तो माल एवं सेवा कर सलाहकार के रूप में नामांकित कोई व्यक्ति नामांकित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए जाए या संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है तब तक वह वैध नहीं होगा। परंतु यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उपरोक्त बिंदु 3 के प्रावधान लागू होते हैं
नामांकित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह निर्धारित तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। अब यह दुराचरण या दुर्व्यवहार मिसकंडक्ट करता है तो उसको किस प्रकार से सेवा से हटाया जा सकता है। तो यदि कोई मालूम सेवाकर जीएसटी प्रैक्टिशनर इस अधिनियम के तहत किसी कार्रवाई के संबंध में दुर्व्यवहार या मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे दुर्व्यवहार के विरुद्ध उसे फॉर्म जीएसटी पीसीटी 03 में कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात निर्देश दे सकेगा कि वह अब नोटिस देने की तिथि से आगे मालूम सेवाकर जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के तहत अयोग्य होगा। नेक्स्ट पंजीकरण के निरस्तीकरण का खंडन किस प्रकार से किया जाएगा, यानी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया जाता है ऐसे आदेश जारी किए जाने की तारीख से कब जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसके दिए जाने की तारीख 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील कर सकता है। ठीक है, अगर वो उसका जो रजिस्ट्रेशन क्या एक तरह से उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो उसमें उसको राइट्स होते हैं कि जो निरस्तीकरण पत्र जारी किया गया है उसके 30 दिनों के भीतर वो कमिश्नर को अपील प्रस्तुत करेगा। कोई पंजीकृत व्यक्ति अपने विकल्प पर फॉर्म जीएसटी पीसीटी 05 में किसमें पीसीटी 05 में सामान्य पोर्टल पर किसी मालूम सेवाकर जीएसटी सलाहकार को प्राधिकृत कर सकेगा या किसी भी समय फॉर्म जीएसटी पीसीटी 5 में ऐसे अधिकार को वापस ले सकेगा और इसी प्रकार अधिकृत मालूम सेवाकर सलाहकार ऐसे कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा जो प्राधिकार की अवधि के दौरान उक्त प्राधिकार में दर्शाई गई हो। फिर टिप्पणियां देखते हैं, नोट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें चैप्टर आपका जल्द कंप्लीट होने वाला है। जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा अधिकृत मालूम सेवाकर जीएसटी सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि ईमेल एसएमएस या पंजीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और मालूम जीएसटी सलाहकार द्वारा प्रस्तुत विवरणी सामान्य पोर्टल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा जहाँ पंजीकृत व्यक्ति ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख तक सत्यापन के किए गए अनुरोध का जवाब देने में असफल रहता है, वहां पर समझा जाएगा कि उसने मालूम सेवाकर सलाहकार द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है मालूम सेवाकर प्रैक्टिशनर के कार्य। फंक्शन ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती है, कौन कौन सी ड्यूटीज होती है, देखते हैं। तो मालूम सेवाकर प्रैक्टिशनर किसी पंजीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रियाकलापों को आरंभ कर सकता है यदि उसके अधिकृत किया गया है। तो कौन कौन सी ड्यूटीज देखे, कार्य देखे। जावक और आवक पूर्तियों का विवरण प्रस्तुत करेगा, यानी इनपुट और आउटपुट जो सप्लाई है उसका विवरण प्रस्तुत करेगा। मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक अंतिम विवरण प्रस्तुत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में साख के लिए जमा करेगा। वापसी के लिए दावा रद्द करेगा। पंजीकरण के संशोधन या रद्द करने के लिए आवेदन करेगा। इसके अलावा परंतु जहां वापसी के लिए दावे से संबंधित कोई आवेदन या पंजीकरण के संशोधन या रद्द करने के लिए कोई आवेदन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिकृत मालूम सेवाकर जीएसटी प्रैक्टिशनर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां सत्यापन पंजीकृत व्यक्ति से कराएगा और उक्त सलाहकार द्वारा आवेदन सामान्य पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक पंजीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है। अब पंजीकरण व्यक्ति की सहमति देखते हैं, यानी कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन की क्या सहमति होती है, यानी कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी सलाहकार के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई पंजीकृत व्यक्ति इसके अलावा जीएसटी सलाहकार को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जीएसटी पीसीटी 5 में अपनी सहमति देगा। रजिस्टर्ड पर्सन मालूम सेवाकर जीएसटी सलाहकार द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतिकरण को सत्यापित करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित सत्य सही और सही है। ठीक है, वो जो प्रैक्टिशनर है जो भी सूचना तैयार करने के बाद में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको चेक करना होगा कि जो भी सूचना प्रैक्टिशनर द्वारा भरी गई है वो सही है गलत है। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर सलाहकार होता है, प्रक्रिया यानी प्रोसीजर। वस्तु एवं कर का सलाहकार होता है, उचित परिश्रम के साथ विवरण तैयार करेगा तथा उसके द्वारा जो कार्यक्रम पीछ लेगा उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए उसे भी सत्यापित करेगा। टिप्पणी देख लेते हैं। किसी अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत मालूम सेवाकर सलाहकार को निर्धारित प्रयोजनों के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत समझा जाएगा। ई वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत विवरणों में अंतर की सूचना और उसका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, यानी जो भी कम्युनिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो संचालक द्वारा प्रस्तुत विवरणों में कोई अंतर या पूर्तिकर्ता द्वारा घोषित अंतर फॉर्म जीएसटी MIS 3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्तिकर्ता को फॉर्म जीएसटी MIS 4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई वाणिज्य संचालक को सामान्य पोर्टल पर उस अंतिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई, जिसमें मिलान किया गया है कि अंतिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ऐसी पूर्तिकर्ता जिसे उपधारा पृष्ठ के तहत कोई अंतर पाया जाता है तो उस माह के लिए जिसमें अंतर पाया जाता है प्रस्तुत किए जाने वाले उपजाऊ पूर्ति विवरण में उपयोग सुधार कर सकेगा। कोई संचालक जिसे उपधारा पृष्ठ के तहत कोई अंतर पाया गया है तो वो उसमें सुधार करेगा। और इसके अलावा जो भी प्रोसेस है वो फॉर्म जीएसटी MIS 3 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्तिकर्ता उपलब्ध करा देगा। फिर पॉइंट नेक्स्ट आपको कर सलाहकार हेतु उपस्थिति के लिए शर्तें कौन कौन सी है। कंडीशन फॉर अपीयरेंस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, यानी कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के समक्ष किसी पंजीकृत या अपंजीकृत व्यक्ति की ओर से इन अधिनियम के अधीन किसी
कार्यवाही के संबंध में माल एवं सेवा कर जीएसटी सलाहकार के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के अधीन नामांकित नहीं कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी अधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में पंजीकृत या पंजीकृत व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला माल एवं जीएसटी सलाहकार ऐसे अधिकारी के समक्ष फॉर्म जीएसटी PCT 5 में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए अधिकारी के प्रति अपेक्षित को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये जो भी प्रोविजंस हैं आपके जीएसटी के वो डिटेल से बात कर चुके हैं। यानी आपका जीएसटी रिटर्न 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी, तो अभी लेटेस्ट आपको पार्ट बी है। ठीक है, तो आधे घंटे के आसपास वीडियो है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब नए वीडियो में जीएसटी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके लगभग 9-10 चैप्टर जीएसटी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।